हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयाग साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12th की यानी 12वीं कक्षा की बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर में से हम लोगों ने पार्ट 4 यानी कि 4 भाग तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें से हम लोगों ने पुष्प का स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, उसके बाद पुरुष जननांग जो कि हमारा पुंकेसर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लघु युग्मक जनन, लघु बीजाणु जनन, गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो ये है, ये वीडियो का पार्ट 5 है। हमारा 5वां पार्ट है ये, ठीक है। ये 5वां पार्ट है अपना। तो अब जो है, इसमें हम लोग बात करेंगे स्त्री जननांग की। जैसे कि हम लोगों ने जब पहले ही स्टार्ट किया था वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्त्री जननांग कौन होता है, किसे कहा जाता है। तो हम लोग बात करेंगे स्त्री जननांग, या जिसे हम लोग जायांग बोलते हैं, जिनोसियम और पिस्टिल। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है स्त्री जननांग, क्या होता है जायांग, स्त्री जननांग और जायांग क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ चुके थे कि जो कुछ कोई भी जब फ्लावर, जो भी पुष्प होता है, उसमें मैंने उसका सारा स्ट्रक्चर बताया था कि उसमें एक संरचना हम लोग अंडप के बारे में पढ़े थे, यानी कि जायांग जिसे हम लोग बोलते हैं, एक प्रारूपी अंडप के बारे में बात करे थे। तो अगर हम लोग बात करें तो जो जायांग होता है वो स्त्री जननांग को निरूपित करता है। पुष्प में जो जायांग होता है वो स्त्री जननांग को निरूपित करता है। ये यानी कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, यानी कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये। तो अगर हम किसी भी अंडप की बात करें, एक जायांग की बात करें, तो उसमें कुछ इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं। आप देखेंगे कि सबसे नीचे की ओर इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे हम लोग बोलते हैं थैलेमस। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे इसे, इसे हम लोग कहते हैं थैलेमस। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा। एक मिनट। आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होगा, या हम इसे कह सकते हैं इस प्रकार से इसे कह सकते हैं, या हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। ठीक, इस प्रकार से जब हम लोग एक जायांग का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये जायांग यानी कि पिस्टिल है। इजी है बनाना, आप लोग बना सकते हैं इसे। आप लोग देखेंगे कि इसमें सबसे नीचे की ओर, सबसे बिल्कुल नीचे की ओर, जहाँ पे इस प्रकार से इसमें कुछ एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं थाइलेमस। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलेमस, या इसे कहा जाता है, मान लीजिए कि इसे एक नाम दिया गया है थैलेमस, सबसे निचला पार्ट होता है, यानी कि आप कह सकते हैं जहाँ पर जायांग स्थित होता है, जिस पर ये टिका हुआ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस, ठीक।
और इसके ऊपर का भाग जो आप देखेंगे कि इसके ऊपर का भाग है, ये इतना यहाँ से इतना पार्ट जो है, ये इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये कहलाता है अंडाशय यानी कि ओवरी। क्या कहलाता है ये आपका? अंडाशय यानी ओवरी। इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। जस्ट ओवरी से जुड़ा हुआ एक पाइप नुमा संरचना होती है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका या इसे स्टिल बोलते हैं या स्टाइल बोलते हैं इसे, ठीक। और इसके वर्तिका के ऊपर एक चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। तो इस प्रकार से किसी जायांग में इतने सारे इसके पार्ट होते हैं। सबसे नीचे वाला भाग होता है आपका ओवरी, जिसे अंडाशय कहते हैं, और इसी अंडाशय में ओव्यूल का निर्माण होता है यानी बीजांड होते हैं। इसी अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। इसी के अंदर बीजांड होते हैं। इसे हम लोग इस प्रकार से कुछ संरचना होती है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे बोलते हैं ओव्यूल या बीजांड। तो इतनी स्ट्रक्चर है। एक नॉर्मली हम लोग यहाँ पे बात किए हैं। अब हम इसके एक एक देखते हैं कि एक बारे में, इसके एक एक डायग्राम के बारे में। जैसे ये एक इसका एक जायांग का बनाया गया है, इसकी एक स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। सबसे नीचे आपको यहाँ दिखेगा थैलेमस। ओव्यूल जो कि अंडाशय के अंदर स्थित है, ये होता है बीजांड। इसी बीजांड में हमारा जो एग सेल होती है उनका उसका निर्माण होता है, और उसी एग सेल से जब परागकण का युग्मक जो होते हैं उससे संयुग्मन दोनों को होता है, तो इससे युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज का या जाइगोट का निर्माण होता है। और ये हमारा ओवरी है। ये ओवरी यानी अंडाशय है। अंडाशय के ऊपर से पाइप नुमा संरचना एक होती है, की नली नुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग स्टिल या वर्तिका बोलते हैं। इसे इसे क्या कहते हैं? वर्तिका इसे कहते हैं। और इस वर्तिका के ऊपर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर ये स्टिग्मा है। ये एक चिपचिपा पदार्थ जैसे एक संरचना है, इसे बोलते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर ही हमारा जो परागकण होता है उसका जर्मिनेशन होता है। परागकण का अंकुरण हमारे इसी वर्तिकाग्र पर होता है। जब पुंकेसर से परागकण परिपक्व हो जाता है, यानी परागकोश परिपक्व होकर के स्फुटन होता है परागकोश का, तो उसमें से परागकण निकलते हैं और परागकण आकर के इसी स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, और इसी से क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं, यहीं से अंकुरण होते हैं, और अंकुरण हो करके यहाँ से एक पराग नलिका बनाते हैं। इसी वर्तिका के सहारे से एक पराग नलिका बनाते हैं, जिसके सहारे से परागकण के नर युग्मक अंडाशय में पहुँचते हैं यानी ओव्यूल में पहुँचते हैं। ओव्यूल में पहुँचने के बाद वहाँ पे ओव्यूल में यानी यहाँ पे ओव्यूल में एग सेल का निर्माण होता है, और यहाँ से हमारे नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट्स आते हैं, और यहाँ फीमेल गैमीट्स होता है। इन दोनों का संयुग्मन होता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरा विस्तार से, यानी डिटेल से इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे क्या क्या होता है। तो ये था एक हमारे जायांग का, जो पुष्प का जायांग होता है उसका परिचय। अब देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बीजांड या गुरु बीजाणुधानी के बारे में बात करेंगे, यानी कि ओव्यूल के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो ओव्यूल होता है, देखिए यहाँ पे जो हमारा ओव्यूल होता है उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं, वो किस प्रकार से होता है। अगर हम किसी एक ओव्यूल की बात करें, पहले थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि जो हमारा ओव्यूल है ये पहली बात कहाँ पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है ओवरी में, और यानी अंडाशय में। बीजांड, ओव्यूल मतलब क्या होता है? ओव्यूल यानी कि बीजांड, इसे हिंदी में बीजांड कहते हैं। ये कहाँ होता है? ओवरी में। ओवरी में पाया जाता है, यानी कि अंडाशय में, जिसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं, ठीक। अब
एक ओवरी में यानी अंडाशय में एक बीजांड हो सकता है और एक या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस फ्लावर के ऊपर। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बीजांड या गुरु बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, जिसे हम लोग कहते हैं ओव्यूल, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इसके बारे में कुछ यहाँ पे कमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही समझते हैं आगे स्ट्रक्चर में इसके, समझते हैं किस प्रकार से हम देखेंगे। अब हाँ, पहली बात तो ये स्ट्रक्चर हमें समझना है, यानी कि हम लोग क्या किसके बारे में हमें पढ़ना है, इस बीजांड के बारे में पढ़ना है। ये बीजांड इतना सिर्फ है इसके बारे में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल या बीजांड। इसे हम अनुप्रस्थ काटेंगे या अनुदैर्ध्य सेक्शन इसका काटेंगे, तो इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कुछ इसके कमेंट्स दिए गए हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पूर्ण विकसित बीजांड या गुरु बीजाणुधानी का अनुदैर्ध्य सेक्शन काटने पर यह बीजांड व्रंत, यानी कि जिसे फनिकल द्वारा प्लासेंटा या बीजांड, जो बीजांडासन होता है उससे जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जिस स्थान पर बीजांड व्रंत, जिसे हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं, और बीजांडासन से जुड़ा रहता है उसे हम नाभिका या हीलम बोलते हैं। ठीक है, वह हीलम कहलाता है। प्रतीप यानी कि एनाट्रोपस या उल्टे बीजांड में बीजांड व्रंत यानी फ्यूनिकल के साथ साथ चलकर ये उद्रेक बनाता है, जिसे रेफी कहते हैं। बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड काय कहलाता है। जो बीजांड का मुख्य शरीर होता है वो बीजांड काय या न्यूसिलस जिसे कहते हैं कहलाता है। यह आच्छादों से घिरा रहता है। आच्छादों मतलब जो इसके आवरण होते हैं, जो लेयर होती है, उससे घिरा होता है, जिन्हें अध्यावरण बोलते हैं, या इसे इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट कहते हैं। जो अध्यावरण होते हैं, अध्यावरण या आच्छादों की संख्या के अनुसार बीजांड 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो अध्यावरण होता है उसका इंटेग्यूमेंट होते हैं, उनके आधार पर जो हमारा ओव्यूल्स होता है ये 3 टाइप्स का होता है, यानी कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है द्विअध्यावरणी, जिसे बाइटेगमिक बोलते हैं। एक अध्यावरणी यूनिटेगमिक बोलते हैं। देखो, बाइटेगमिक, यूनिटेगमिक और अध्यावरणहीन, यानी कि अध्यावरणहीन जिसे हम लोग कहते हैं अटेगमिक। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होते हैं कि बाईटेगमिक मतलब इसमें 2 अध्यावरण होते हैं। एक टेगमिक मतलब यूनिटेगमिक मतलब इसमें एक अध्यावरण होता है। और अध्यावरणहीन क्या होता है कि इसमें कोई भी टेगमिक नहीं होता है। ये जिम्नोस्पर्म, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं कि एंजियोस्पर्म। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, पहले स्टार्टिंग में ही बताया था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जिम्नोस्पर्म कंपोजिटिव व कुछ अन्य कुलों में केवल एक अध्यावरण यानी एक इंटेग्यूमेंट होता है। जैसे लोरेंथस तथा कुछ अन्य पौधों में अध्यावरण नहीं होता है, यानी कि ये एटेगमिक हैं। और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिसे अनावृत बीजी पौधे कहते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, उनमें किस प्रकार का अध्यावरण होता है, एक अध्यावरण होता है उसमें। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कुछ केवल एक अध्यावरण यानी कि यूनिटेगमिक होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए तो फिर इससे हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका कि बीजांड काय यानी जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस का आधार मतलब यानी कि देखिए यहाँ पे अभी समझ में आएगा। न्यूसिलस जो होता है, ये देखिए, ये आपका जो न्यूसिलस है, ये आपका न्यूसिलस है। इसका आधार जो होता है, एक होता है आधार, एक होता है पृष्ठ। पृष्ठ मतलब क्या होता है, जो यानी कि डॉर्सल होता है, और एक वेंट्रल जिसे हम लोग बोलते हैं। डॉर्सल मतलब ऊपर वाला, वेंट्रल यानी उसके नीचे वाला भाग। तो आधार का मतलब क्या है यहाँ पे,
इसलिए इसे देखिए, न्यूक्लियस का आधार जहाँ से अध्यावरण यानी कि इंटेग्यूमेंट निकलते हैं उसे निभाग कहते हैं, यानी कि चैलाजा बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? निभाग या चैलाजा। जहाँ से क्या इंटेग्यूमेंट निकलते हैं उसे हम लोग कहते हैं चैलाजा। जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं इनके आधार पर एक छोटा छिद्र होता है। इंटीग्यूमेंट्स के आधार पर एक छोटा छिद्र होता है जिसे हम लोग बीजांड द्वार यानी माइक्रोपिल बोलते हैं। देखिए, माइक्रोपाइल बोलते हैं, सॉरी माइक्रोपाइल। ये छोटा सा एक छिद्र है, इसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। अभी हम इसे समझते हैं। जैसे फिर आगे क्या लिखा है? बीजांड काय या न्यूक्लियस में बीजांड द्वार की ओर एक दबी हुई अंडाकार रचना होती है जिसे भ्रूण कोश या एम्ब्रियोशैक कहते हैं। यह मादा या युग्मकोद्भिद, मादा गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे समझिए, देख जो हमारा ओव्यूल्स होता है उसमें मुख्य रूप से कितनी संरचनाएं होती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसका स्ट्रक्चर, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप लोग आए तो समझ लीजिए, एकदम इजी है। देखिए, कोई भी बीजांड है, ओव्यूल है, सबसे पहले तो उसे देखेंगे आप लोग। हम लोग यहाँ पर एक छोटा से स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए ये एक है हमारा जायांग। अब जायांग मैंने आपको बताया कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? स्टिग्मा। फिर उसके नीचे वाला पाइप ये स्टाइल बोल इसे कहते हैं, और सबसे नीचे वाला पार्ट ये ओवरी कहलाता है हमारा। तो इसी ओवरी में जो ओव्यूल्स होते हैं इनका निर्माण होता है। ओवरी में ओव्यूल्स का निर्माण होता है। तो बीजांड का निर्माण होता है हमारे अंडाशय में, जो पुष्प का अंडाशय होता है वहाँ पर बीजांड का निर्माण होता है, यानी कि फॉर्मेशन होता है। अब एक बीजांड का जब हम अनुदैर्ध्य काटते हैं, यानी अनुदैर्ध्य सेक्शन काटते हैं, तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जब हम लोग कि ये जिस चीज़ से जुड़ा होता है जिसे हम लोग बीजांड व्रंत बोलते हैं, बीजांड व्रंत या फ्यूनिकिल बोलते हैं इसे। फ्यूनिकिल्स क्या होता है? ये जुड़ा हुआ होता है आपके जो ओवरी होती है उसका सबसे निचला भाग जो होता है वहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकिल या बीजांड व्रंत। अब जो हीलम होता है, देखिए हीलम क्या होता है? जिसे हम लोग नाभिका कहते हैं। तो जो जिस स्थान पर अभी हमने ये पहले बताया था भाई कि जिस स्थान पर बीजांड व्रंत बीजांड आसन से जुड़ा होता है, देखिए ये बीजांड व्रंत है आपका किससे जुड़ा हुआ है? बीजांड आसन यानी थैलेमस से। थैलेमस से जुड़ा हुआ है ना। बीजांड आसन मतलब क्या है? प्लासेंटा, सॉरी प्लासेंटा से। जिस स्थान पर प्लासेंटा से जुड़ा हुआ होता है आपका बीजांड व्रंत उसे हम बोलते हैं कि ये हीलम है। अब निभाग के सबसे अपोजिट विपरीत दिशा में, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? निभाग यानी कि चैलाजा। उसके सबसे विपरीत दिशा में एक छोटा सा छिद्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। इसे क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। ठीक, तो ये आपका हो गया माइक्रोपाइल, ये आपका माइक्रोपाइल हो गया। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है जिसे हम लोग बीजांड काय बोलते हैं, यानी कि ओव्यूल्स का जो बॉडी होता है न्यूक्लियस है, इसे बोलते हैं बीजांड काय। और यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्यूमेंट्स, जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे हैं। ये सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे हैं? इंटीग्यूमेंट्स, यानी कि अध्यावरण। जो इनका अध्यावरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट्स। ये एक प्रकार का लेयर होता है, लेयर्स को ही हम लोग इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं या अध्यावरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक बीजांड में इतनी सारी संरचनाएं होती हैं। यहाँ पे आपको एम्ब्रियोसैक यानी कि जो भ्रूण कोश है वो देखने के लिए मिल रहा है। ये आपका भ्रूण कोश है। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है।
अब जब इसमें क्या होगा देखिए कि इसके एम्ब्रियो साइक में हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा बीजांड है, सॉरी, हाँ, जो हमारा बीजांड है, इसी बीजांड में भ्रूण कोश, जो हमारा भ्रूण कोश है उसका निर्माण यानी कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ। और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको एक कोशिका देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर निर्माण होगा मेगास्पोर्स मदर सेल्स का, यानी कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसका निर्माण होगा और फिर उसमें डिवीज़न होगा। डिवीज़न के फलस्वरूप यहाँ पर आपको देखेंगे कि एक भ्रूण कोश के अंदर 7 सेल, यानी कि 7 सेल दिखाई देंगी। एक भ्रूण कोश के अंदर 7 सेल दिखाई देंगी, लेकिन ये सेल सात सात होती हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियस कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी कि 6 सेल्स में तो एक एक न्यूक्लियस होता है, बट एक सेल्स ऐसी होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो इसलिए इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये दोनों सेल्स आपकी कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं। ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, जिसे सिनर्जिड्स कोशिकाएं बोलते हैं। ये अंड कोशिका है जिसे एग सेल कहते हैं। ये पोलर न्यूक्लियस है, यानी कि इसमें पोलर न्यूक्लियस मतलब इसमें 2 कोशिकाएं हैं। ये सेंट्रल सेल है आपकी, और ये एंटीपोडल कोशिकाएं हैं। यहाँ पे 3 कोशिकाएं यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे। 3 3 6 और एक ये 7 कोशिकाएं हैं। इनमें सब में एक एक न्यूक्लियस है, बट जो हमारा सेंट्रल सेल होती है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए इसमें 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस, यानी कि 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बीजांडों के प्रकार, यानी टाइप ऑफ ओव्यूल्स। अब ओव्यूल्स क्या होते हैं कि जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार निभाग एवं बीजांड व्रंत के आधार पर बीजांडों के प्रकार होते हैं। कई सारे प्रकार में से बांटा गया, जैसे किसके किसके आधार पर बांटते हैं हम लोग? माइक्रोपाइल और प्लासेंटा, और जो हमारा बीजांड व्रंत यानी कि फ्यूनिकिल। ठीक, फ्यूनिकिल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड व्रंत। इन तीनों के आधार पर हम लोग इस जो बीजांड होता है ये कई प्रकार से होते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है आर्थोट्रोपस। यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे सारी चीज़ें दिए गई हैं। देखिए आर्थोट्रोपस क्या होता है? जो आर्थोट्रोपस प्रकार के ओव्यूल्स होते हैं उनमें माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, चैलाजा यानी निभाग, और फ्यूनिकिल यानी कि जो बीजांड व्रंत है, ये तीनों एक ही लाइन पर होते हैं, सीधी लाइन पे होते हैं। ये देखिए यहीं पे आपका माइक्रोपाइल भी है और वहीं पे देखिए एक सीधी लाइन में ही आपको दिखेगा माइक्रोपाइल भी और फ्यूनिकिल भी और चैलाजा भी। तो इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं आर्थोट्रोपस बीजांड। ठीक, यहाँ पे लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं इसकी डिफिनीसन। इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, अर्थात इसमें बीजांड द्वार जिसे माइक्रोफाइल, निभाग, चैलजा, बीजांड व्रंत, फ्यूनिकिल तीनों एक ही लाइन में होते हैं। उदाहरण पोलीगोनम जो होते हैं उनमें। ठीक, अब आता है एनाट्रोपस। देखिए एनाट्रोपस में क्या होता है? एनाट्रोपस इसमें बीजांड उल्टा होता है। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या है? बीजांड उल्टा है, इसकी अपेक्षा क्या है? ये उल्टा है। यह बीजांड व्रंत, अब बीजांड व्रंत क्या है? ये आपको यहाँ पे बीजांड व्रंत दिखाई दे रहा है। बीजांड व्रंत के अधिक वृद्धि करने के कारण होता है। जब बीजांड व्रंत अधिक वृद्धि कर जाता है तो हमारा ओव्यूल्स क्या होता है? उल्टा हो जाता है, जिससे बीजांड द्वार यानी कि
जो हमारा माइक्रोपाइल है ये यहाँ पे ये क्या होता है, नीचे की ओर बीजांड व्रंत के पास आ जाता है। ये बीजांड व्रंत के पास आ गया है। देखिए यहाँ पे इसमें केवल बीजांड द्वार तथा निभाग ही एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सेम, चना, मटर आदि जो पौधे होते हैं इनमें। ठीक। अब हेमीट्रोपस क्या है? हेमीट्रोपस में देखेंगे कि जो इस प्रकार के बीजांड होते हैं इनमें बीजांड द्वार, जैसे ये देखिए बीजांड द्वार जो है तथा निभाग निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में होते हैं। क्षैतिज रेखा में होते हैं। देखिए सीधी क्या, इस प्रकार की जो रेखा खींची जाती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा में है। ठीक। इसी प्रकार से आता है आपका उसके बाद कैम्पाइलोट्रोपस। ये आपको दिख रहा है कैम्पाइलोट्रोपस। इसमें क्या होता है, कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है, देखिए जो कैम्पाइलोट्रोपस के इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं इनका जो बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ क्या है, मुड़ा हुआ है। इसके क्या होता है कि जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार और निभाग यानी चैलाजा दोनों एक सीधी रेखा में ना होकर के क्या होते हैं, बीजांड व्रंत के दोनों समीप आ जाते हैं, समीप हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये है आपका कैम्पाइलोट्रोपस, यहाँ पे आपका ये माइक्रोपाइल है, ये आपका निभाग हो गया, ये आपका बीजांड व्रंत हो गया। तो ये दोनों क्या हैं, सीधी रेखा में नहीं है। इसलिए क्या है कि बीजांड व्रंत के पास आ जाते हैं यानी समीप हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे केपीरिडेसी तथा कीनो कीनोपोडिएसी कुल के पौधे जो होते हैं, कीपीरिडिएसी और कीनोपोडिएसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार का बीजांड बनता है। फिर अगला आता है एम्फीट्रोफस। एम्फीट्रोफस में क्या होता है, इसमें जो बीजांड अनुप्रस्थ अवस्था में बीजांड व्रंत के साथ समकोण बनाता है। देखिए इसके साथ क्या है, बीजांड व्रंत के साथ समकोण बना लेता है, ये समकोण बनाता है तथा भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है। ये देखिए यहाँ पर इसका जो भ्रूण कोश ही क्या है, घोड़े की नाल की समान क्या है, मुड़ा हुआ है। घोड़े की नाल देखें आप लोग, इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये भी मुड़ा हुआ है। जो इस प्रकार का होता है ओव्यूल्स उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीट्रोफस। नेक्स्ट है हमारा सर्सिनोट्रोफस। नेक्स्ट क्या है हमारा, सर्सिनोट्रोफस। आप सर्सिनोट्रोफस देख सकते हैं, इस प्रकार का इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे हम लोग लघु बीजाणु जनन पढ़े थे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, उसी प्रकार से गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस किस प्रकार से होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें सब समझने वाली बात है, आपको बस समझना है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिखाई गई हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। समझने वाली जो बात है वो चीज़ देखना है। जो गुरु बीजाणु जनन होता है वो स्टार्ट होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु जनन होता है, जो हमारी मेगास्पोरो मदर सेल्स होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री में बच्चों मैंने आपको बताया कि अर्धसूत्री जब विभाजन होता है किसी सेल्स में तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाती है यानी आधी हो जाती है। यदि ये मदर सेल्स 2n थी, मदर सेल्स कैसी थी, 2n थी, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी मियोसिस होगा। तो इसमें
जो ये कोशिकाएं बनेंगी, अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं बनेंगी, इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी n हो जाएगी। यानी ये होंगे द्विगुणित, ये हो जाएगी आगुणित। ये डाइप्लॉइड होते हैं और ये हाइप्लॉइड होते हैं। ओके बच्चों, मैं आप लोग इसीलिए दोनों यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ कि आप लोगों को कोई भी कहीं भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को बंद मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो हम लोग अभी बात किए थे कि मेगा स्पोरो मदर सेल्स, जो मेगा स्पोर्स मदर सेल्स होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, मेगा स्पोरो मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है, स्टार्ट होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए गुरु बीजाणु जनन यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अभी मैंने यही आपको बताया कि मेगा स्पोरो मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप जो गुरु बीजाणु बनते हैं, मेगा स्पोर्स बनते हैं, तब इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बीजांड का परिवर्धन बीजांड आसन की सतह पर एक छोटे से शंक्वाकार उभार यानी कि कोनिकल आउटग्रोथ के रूप में होता है। इस उभार की समस्त कोशिकाएं एक प्रकार की ही होती हैं कि वह मेरिस्टेमी होती हैं। उभार तेजी से वृद्धि करके कोशिकाओं की एक संहति बनाता है जिसे न्यूमेलस बीजांडकाय या प्रारंभिक गुरु बीजाणु धानी यानी कि न्यूसिलस और मेगास्पोरेंजियम या प्रॉपर कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर कहते हैं। इसके आधार यानी अर्थात निभाग की ओर, इसके निभाग की ओर अध्यावरण का कॉलर के रूप में विकसित होता है। विकसित होकर के बीजांड काय को चारों ओर से घेर लेता है। यह भीतरी अध्यावरण यानी कि इनर इंटेग्यूमेंट बनाता है। इसके बाद प्रथम अध्यावरण के ऊपर एक और अध्यावरण विकसित हो जाता है। ये दोनों अध्यावरण वृद्धि करके बीजांड का यानी कि न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर लेते हैं। शीर्ष की ओर से दोनों अध्यावरण एक दूसरे से तनिक अलग रहते हैं, तनिक अलग रहते हैं। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, दोनों से थोड़ा थोड़ा अलग है, यानी यहाँ पे एक छोटा सा थोड़ा स्पेस छूटा हुआ है, जिसे हम लोग कहेंगे माइक्रोपिल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छिद्र बना जाता है जहाँ बीच में एक छिद्र बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। ठीक, अब देखिए जो बीजांड या गुरु बीजाणुधानी ओव्यूलर मेगास्पोरेंजियम की जो प्रारंभिक अवस्था है, उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही बीजांड काय यानी कि न्यूसिलस, बीजांड काय यानी कि न्यूसिलस के जो उसका शीर्ष होता है उसकी ओर एपिडर्मिस के ठीक नीचे की ओर एक हाइपोडर्मल कोशिका, हाइपोडर्मल कोशिका अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा या आकार में बड़ी होकर के प्राथमिक आर्कीस्पोरियल कोशिका बनाती है, यानी प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल्स बनाती है। इस कोशिका का कोशिका द्रव्य सघन तथा केंद्रिक अधिक स्पष्ट होता है। केंद्रक क्या होता है इसका, अधिक स्पष्ट होता है। यह परिणत यानी पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल मतलब ये ऐसी कोशिका है कि इसमें इस प्रकार से डिवीज़न हो रहा है, एक कोशिका ये नहीं बन जाएगी, एक कोशिका इसे बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीज़न के फलस्वरूप पेरिक्लाइनल के रूप में विभाजित होकर बाहर की ओर प्रारंभिक भित्तीय कोशिका यानी प्राइमरी पेरिएटल सेल्स और अंदर की ओर गुरु बीजाणु जनन कोशिका मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती है। भित्तीय कोशिका एक, दो या कई बार विभाजित होकर के भित्तीय ऊतक
पेरिएटल टिश्यू बनाती है, किंतु कभी कभी यह अविभाजित भी रहता है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो क्या होगी, चार गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा चार अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनाती हैं। ये चारों कोशिकाएं एक रैखिक चतुष्फलक यानी कि लाइनियर में, एक लीनियर टेट्राड में रहती हैं, यानी इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर, इसे बोलते हैं लीनियर टेट्राड, ठीक, में रहती हैं। इनमें सबसे नीचे की जो कोशिका होती है वो आकार में बड़ी होकर सक्रिय हो जाती है और गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है, और ऊपर की जो तीनों कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक या युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट में परिवर्तित होती है। अब चलिए हम लोग डायग्राम सबसे समझते हैं। देखिए, ये यहाँ पर एक कोशिका थी। इसमें क्या होता है कि इनमें विभाजन होता है, इनकी कोशिकाओं में विभाजन होता है। इनका जो अध्यावरण है कोशिकाएं, इनमें क्या होता है, विभाजन होता है, और विभाजन होकर के धीरे धीरे ये और सारी कोशिकाएं बनाती जाती हैं। अब ये कोशिकाएं बनाने के बाद इसकी जो कोशिका है इसमें डिवीज़न होता है। इस कोशिका में एंटीक्लाइनल डिवीज़न होगा। एंटीक्लाइनल डिवीज़न होने पर ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। एक ऊपर की ओर कोशिका होती है, एक नीचे की ओर। ऊपर वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरिएटल सेल्स। अब क्या होगा, इस कोशिका में डिवीज़न होगा, और इस कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं बनती हैं। देखिए यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनी। 4 कोशिकाओं में क्या होता है कि सबसे नीचे वाली जो कोशिका होती है, यही कोशिका सिर्फ जनरेट होती है, यानी यही कोशिका का विकास होता है। बाकी ये तीनों कोशिकाएं यहाँ से नष्ट हो जाती हैं। अब ये एंटीग्यूमेंट बनाते हैं सारे, ये एंटीग्यूमेंट बनता है। देखिए यहाँ पे ये एंटीग्यूमेंट में इसमें डेवलपमेंट होगा, और ये सारा इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना लेंगी। और सबसे ऊपर की ओर एक छोटा सा छिद्र छूटा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, यानी कि बीजांड द्वार जो होता है उसे बोलते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक कोशिका है। ये देखिए डी नंबर में कितनी कोशिकाएं, एक कोशिका है। अब यही एक कोशिका, देखिए यहाँ पे ये बीजांड के परिवर्धन की विभिन्न प्रवस्थाएं थी जो हम लोग पढ़ रहे थे। ऊपर की ओर क्या थी, ये बीजांड यानी ओव्यूल का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण हो रहा था, ओव्यूल का निर्माण हो। बीजांड के परिवर्धन की विभिन्न प्रवस्थाएं थीं। अब यहाँ पे पूर्ण बीजांड क्या है, एक पूर्ण बीजांड विकसित हो चुका है। बीजांड क्या है, विकसित हो चुका है एक। तो अब जो है कि इसमें अब एक बीजांड में उसके अंदर किसका निर्माण हो जाएगा, भ्रूण कोश का। अब उस भ्रूण कोश का विकास किस प्रकार से होता है, उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उसको हम देखते हैं। इसके डिवीजन के फलस्वरूप प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल्स बनती है। एक यहाँ पर प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल्स बनती है, जिसमें फिर एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, यानी परिणत इस प्रकार से एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, और पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। एंटी नहीं, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल में इस प्रकार से डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल्स है जिसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ। इससे 2 कोशिकाएं बनी। देखिए यहाँ पर 2 कोशिकाएं हैं, एक नीचे की ओर है, एक ऊपर की ओर कोशिका है। जो बाहर की ओर कोशिका है उसे बोलते हैं प्राइमरी पेरिएटल सेल्स, प्राथमिक भित्ति कोशिका। ऊपर की ओर वाली क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और जो अंदर की ओर होती है इसे बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, या इसे ही बोलते हैं प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका, ठीक है। प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका भी इसे बोलते हैं, गुरु बीजाणु प्राथमिक कोशिका भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इन कोशिकाओं में फिर डिवीज़न होगा। इन कोशिकाओं में फिर देखिए इनमें फिर क्या होगा, डिवीज़न होगा। और डिवीज़न के फलस्वरूप अब जो हमारी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स है, इसमें डिवीज़न होगा, और इससे 4 कोशिकाएं बनेंगी। इससे क्या होंगी, 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब जो
और जो ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिका डिवाइड होती है, जो प्राइमरी पेरिएटल सेल्स है ये डिवाइड होकर के क्या, ये जो भित्ति कोशिका हमारी पेरिएटल सेल से डिवाइड होकर दो या कई बार विभाजित होकर के भित्ति ऊतक बनाती है, पेरिएटल टिश्यू बना लेती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यह अविभाजित भी रह जाती है। अब जो ये हमारी मात्र कोशिका है, जो मात्र यानी जिसे हम लोग प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स कहते हैं, इसमें डिवीज़न होगा, और डिवीज़न होने पर इसमें क्या होगा, 4 कोशिकाएं बनेंगी, लाइनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। इस प्रकार से 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब इन 4 कोशिकाओं में से जो ये लिनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स में 4 कोशिकाएं बनी हैं, इन कोशिकाओं में से सबसे नीचे की ओर जो कोशिका होती है, सबसे नीचे की जो ओर कोशिका होती है, सिर्फ उसी का डेवलपमेंट होता है, वही विकसित होती, बाकी ये तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तीनों कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है कि डिजनरेटिंग मेगास्पोर्स, जो ये 3 कोशिकाएं ये क्या हो रहे हैं, डी जनरेट हो रहे हैं, यानी कि इनका विकास अब नहीं होगा, ये डिजनरेट हो रही हैं। और ये डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक सेल्स, जो ये कोशिका है ये विकसित होती है भ्रूण कोश में, यानी कि इसका विकास हो रहा है, भ्रूण कोश कोशिका का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है। अब जो ये चारों कोशिकाएं में से क्या है, हमने बताया कि अभी एक कोशिकाएं क्या होती हैं, इनमें सबसे नीचे वाली कोशिका का आकार बड़ा होकर के यही गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है। यही क्या बनाती है, गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है, और ऊपर की तीनों कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। ठीक, अब जो ये सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका, इसे सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका भी कहते हैं, इस वाली कोशिका को सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका भी कहते हैं। ये भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियोसैक या स्त्री युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट में परिवर्तित हो जाती है, यानी इसका डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है। ठीक, ये इसका इतना डेवलपमेंट था। अब देखिए यहाँ पे मादा गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश, मादा गैमेटोफाइट अथवा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश, या कह सकते हैं आप फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। इससे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कुछ हम कमेंट साइंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। जो क्रियाशील गुरु बीजाणु कोशिका, भी हमने जो बताया कि जो क्रियाशील गुरु बीजाणु जनन कोशिका मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इसकी सर्वप्रथम की जो कोशिका वो है कौन सी, फंक्शनल मेगास्पोर्स भी उसे बोलते हैं, जिसे हम लोगों ने डेवलपिंग या जनरेटिव कोशिक सेल्स कहा था, डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक सेल्स भी नाम दिया था। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। इसमें फिर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जिससे 4 अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं। इनमें सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर के सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है। अब जो है ये सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बनाएगी, और ऊपर की जो 3 कोशिकाएं शेष हैं वो विघटित हो जाती हैं। अब क्या होगा, इसमें जो गुरु बीजाणु कोशिकाएं हैं वो युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट की प्रारंभिक अवस्था को ही प्रदर्शित करती हैं, जबकि जो गुरु बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं वो बीजाणुद्भिद की अंतिम रचनाएं हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंट समझिए क्या है कि जो हमारी गुरु बीजाणु युग्मकोद्भिद कोशिकाएं हैं, गुरु बीजाणु युग्मकोद्भिद, देखिए गुरु बीजाणु युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक कोशिकाओं को प्रदर्शित करती हैं। कौन, ये जो 4 कोशिकाएं बनी हैं, 3 कोशिकाएं विघटित हो गई, एक कोशिका बची है वो, लेकिन जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका थी, वो गुरु बीजाणु जनन जो कोशिकाएं थी वो बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट की अंतिम रचना थी। अंतिम यानी कि यहाँ से स्पोरोफाइट क्या था, खत्म, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट कहाँ तक था, गुरु बीजाणु जनन कोशिका तक, जो गुरु बीजाणु की जनन कोशिकाएं थी बीजाणुद्भिद वहाँ तक था, उसकी अंतिम रचनाएं थी। अब जैसे ही गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनेंगी वहाँ से गैमेटोफाइट स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि गुरु बीजाणु कोशिकाओं के साथ स्पोरोफाइट
प्रवस्था समाप्त हो जाती है। गुरु बीजाणु क्या होते हैं, जो गुरु बीजाणु होती है उसकी अवस्था के साथ साथ क्या होती है, ये अवस्था क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और गैमेटोफाइट की अवस्था स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ इस डायग्राम में देखिए, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए, एक सेल्स थी, एक कोशिका थी जिसमें डेवलप अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे 4 सेल्स बनी थी। 4 सेल्स बनी, जिनमें से देखिए सबसे नीचे वाली सेल्स बड़ी थी और इसका विकास हो रहा है। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, सक्रिय गुरु बीजाणु है। और 3 जो कोशिकाएं हैं ये डिजनरेटेड हो रही हैं। देखिए, ये डिजनरेटेड मेगा स्पोर्स हैं। आगे दूसरे बी नंबर में देखेंगे आप, तो इसमें एक सिर्फ बनी, ये धीरे धीरे ये भी डिजनरेट हो जाएगी। इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें एक केंद्रक था जो कि डिवाइड होकर के 2 केंद्रक बनाता है, और दोनों केंद्रक एक एक छोर पर चले जाते हैं। एक इस ओर आ जाता है और एक इस ओर चला जाता है। अब फिर क्या होगा, फिर इस केंद्रक में डिवीज़न होगा, और डिवीज़न होकर के फिर ये 2-2 केंद्रक में बनाएंगे। अब फिर अगले स्टेज में क्या होगा, ये 2-2 केंद्रक फिर डिवाइड करेंगे, तो 2 से 4 इधर बन जाएंगे और 4 इधर बन जाएंगे। अब क्या होगा कि ये 4 कोशिकाओं में से, 4 केंद्रक में से जो 3 केंद्रक हैं ये एक तरफ रह जाएंगे यहाँ पे, और एक थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। यहाँ से भी 3 पर रह जाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा। तो बीच में आकर के ये एक बना लेते हैं, एक कोशिका बना लेते हैं, और यहाँ पर 3 कोशिकाएं हो जाती हैं, यहाँ पर 3 कोशिकाएं हो जाती हैं। फिर इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर एक ये एग सेल बनाती, ये वाली कोशिका एग सेल कहलाती, ये दोनों सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब ये फंक्शन जो है ये फ्यूजन न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी इसे बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 केंद्रक हैं। कोशिका एक है बट केंद्रक कितने हैं, 2 हैं। अब देखिए, यही हमारा परिपक्व भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश, सॉरी भ्रूण कोश नहीं, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक जिसे हम लोग बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। अब देखिए, यहाँ पर आपको टोटली कितनी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बट यहाँ पर 7 कोशिकाएं तो हैं, 7 सेल्स हैं, यानी कि 7 कोशिकाएं हैं। बट यहाँ पर न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस 8 हैं। न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस कितने हैं, 8 हैं। क्यों, क्योंकि जो द्वितीयक केंद्रक है जिसे फ्यूजन न्यूक्लियस भी कहा जाता है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक संलयित रहते हैं, इसलिए इसे 7 कोशिकी और 8 न्यूक्लिएट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा यहाँ से, इसलिए इसे 7 कोशिकी और 8 न्यूक्लिएट कहा जाता है। अब यहाँ से आपको सारी बातें जितनी मैंने बताई ये आपको समझ में आ जाएगी। इसे एक बार ध्यान से पढ़ना है बस, डायग्राम भी देखते जाना है, पढ़ना भी है। देखिए, जो सक्रिय गुरु बीजाणु परिवर्धन करके भ्रूण कोश जो होता है हमारा, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाता है। भ्रूण कोश किस में विकसित होता है, मादा युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाता है। इसका केंद्रक एक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है। अभी हमने पढ़ा कि इनमें समसूत्री विभाजन होता है और 2 केंद्रक बनते हैं। ये विपरीत ध्रुवों पर आ जाते हैं, ये भी मैंने बताया, ये 2 विपरीत ध्रुवों पर आ जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि 2 बार विभाजित होने पर प्रत्येक संतति केंद्रक दोनों ध्रुवों पर 4 केंद्रक बना देते हैं या बन जाते हैं। इस प्रकार भ्रूण कोश में 8 केंद्रक हो जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्रक भ्रूण कोश के बीच में आ जाता है, ये भी मैंने बताया। ये क्या होते हैं, ध्रुव केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं। ये दोनों समेकित होकर के द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, अभी मैंने आपको समझाया। बीजांड द्वार की ओर स्थित तीनों केंद्रक कोशिका भित्ति से घिर जाती हैं और अंड समुच्चय यानी एग अपार्टेस यानी कि एग जो हमारा अंड समुच्चय होता है वो बना लेते हैं। अंड समुच्चय के बीच स्थित गोलाभ कोशिका
अंड कोशिका या अंडगोल या अंडाणु, इसे हम लोग कहते हैं एग सेल या ऊस्पोर या ऊस्फेयर या ओवम। इतनी सारी कोशिकाएं एग सेल को कहते हैं। एग सेल या अंड कोशिका, अंडगोल, अंडाणु, ओवम, एग सेल, ये सारे उसी के नाम हैं जो हमारी एग सेल होती हैं। और जो पार्श्व में स्थित फ्लास्क के समान दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिका कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। हमारी कैसी कोशिका कहलाती हैं? एंटीपोडल सेल जो होती हैं ऊपर की ओर, वो सहायक कोशिका जिसे सिनर्जिड्स बोलते हैं। इसके विमुख पर यानी कि दूसरे भाग पर, जिधर निभाग होता है यानी कि चैलाजा होता है, उधर की ओर दोनों क्या होती हैं? तीनों केंद्रक तीन प्रथमुख कोशिकाएं बनाती हैं, जिसे एंटीपोडल कोशिकाएं कहते हैं। इसलिए एक पूर्ण विकसित जो आवृतबीजी का पूर्ण विकसित प्रारूपी भ्रूण कोश होता है, उसमें 7 कोशिकाएं होती हैं। 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आपकी सिनर्जिड्स कोशिकाएं हो गई, सहायक कोशिकाएं हैं ये दोनों सहायक कोशिकाएं। ये आपकी एग सेल है और ये द्वितीयक केंद्रक है, द्वितीयक केंद्रक कोशिका कह सकते हैं आप इसे। और ये आपकी क्या है? 3 कोशिकाएं हैं जो इकट्ठा हो रहती हैं, जिसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल। अब देखिए यहाँ पर जब भ्रूण हम लोग अभी निषेचन पढ़ेंगे, तो जो परागकण होता है उसके द्वारा 2 नर युग्मक छोड़े जाते हैं। पराग नलिका के द्वारा 2 नर युग्मक छोड़े जाते हैं, जिसमें से एक जो नर युग्मक होता है वो आकर के एग सेल से संयुग्मित हो जाता है, इससे संयुग्मित हो जाता है, और दूसरा वाला इससे संयुग्मित हो जाता है। इस क्रिया को देखिए एक ही बार में 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो यहाँ से थोड़ा सा ये क्लियर है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, इसकी पूरी फुल डिटेल से समझेंगे, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जो आप डबल फर्टिलाइजेशन, ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, पूछा जाएगा भी, तो उसे हम लोग अभी डिस्कस करें आगे, बहुत अच्छे से उसे समझेंगे, पूरा डायग्राम में समझेंगे। अब हम लोग क्या है कि जो मादा युग्मकोद्भिद के प्रकार है उसके बारे में थोड़ा से डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है उसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कि इसमें क्या है कि जो दीर्घ बीजाणु होते हैं, मेगा स्पोर्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं, या मेगा स्पोर्स न्यूक्लियस के संख्या के आधार पर इसमें क्या होता है, ये कुछ प्रकार से हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला जो है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक, दूसरा क्या है दूसरा क्या है मोनोस्पोरिक यानी एक बीजाणुक, मोनोस्पोरिक दूसरा, द्विबीजाणुक यानी कि बाइस्पोरिक तीसरा, इसे बोलते हैं हम लोग चतुर्बीजाणुक, टेट्रास्पोरिक। ये 3 प्रकार से, जैसे मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। तो देखिए जो मोनोस्पोरिक होता है, इसमें क्या होता है कि जो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 दीर्घ बीजाणुओं में से 3 नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है, इसलिए इसे बोलते हैं एक बीजाणु। इसमें सिर्फ एक ही रहता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं अब, यानी कि मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट और मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट, यानी कि जिसमें 8 केंद्रक होंगे उसे 8 न्यूक्लिएट बोलते हैं, 8 केंद्र की बोलते हैं, और जिसमें 4 केंद्रक होंगे उसे 4 केंद्र की बोलते हैं। अब द्विबीजाणुक आ गया। इस प्रकार के मादा युग्मों को उद्भिद में विकास में 2 दीर्घ केंद्रक होते हैं, यानी कि मेगा स्पोर न्यूक्लियाई लेते हैं, इनमें 8 केंद्रक होते हैं, जैसे प्याज का उदाहरण दिया। फिर चतुर्बीजाणु क्या है, टेट्रास्पोरिक क्या है। इस प्रकार के मादा युग्मोद्भिद के विकास में 4 दीर्घ बीजाणुओं के केंद्रक भाग लेते हैं। इसमें 8 अथवा 16 केंद्रक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की। गुरु बीजाणु जनन, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद के प्रकार, बीजांडों के प्रकार, स्त्री जननांग के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर ली है। अब आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप लोग इसे फिर से दोबारा देखिएगा।
आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर के समझाया है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।